इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरे दौर का, एक पूरी त्रासदी का प्रतीक बन जाते हैं। हाँ। आज हम एक ऐसे ही नाम की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे, अडोल्फ हिटलर। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मतलब जहन में तानाशाही, युद्ध और मानवता के खिलाफ शायद सबसे बड़ा अपराध की तस्वीरें घूमने लगती हैं। हम्म। 20वीं सदी का सबसे बड़ा खलनायक कैसे बन गया? बिल्कुल। वो कौन सी कड़ियां थीं, सामाजिक भी और मनोवैज्ञानिक भी, जिन्होंने इस भयानक बदलाव को मुमकिन बनाया? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और इसकी शुरुआत, जैसा आपने कहा, वियना की गलियों से नहीं बल्कि ऑस्ट्रिया के एक छोटे से घर से होती है। एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1889 को। ऑस्ट्रिया का एक शहर है ब्राउनाउ एम एन, वहां पर उनके पिता अलोइस हिटलर एक कस्टम अधिकारी थे और स्वभाव से बेहद सख्त माने जाते थे। हाँ, और कुछ जीवनीकार तो ये भी कहते हैं कि वो सिर्फ सख्त नहीं थे, वो हिंसक भी थे। मतलब हिटलर को शारीरिक दंड भी देते थे। अच्छा। और अगर ये सच है तो आप सोचिए कि एक बच्चे के मन पर क्या असर पड़ेगा। एक तरफ माँ क्लारा जो बहुत प्यार करती थी और दूसरी तरफ इतना क्रूर अनुशासन, ये दुनिया को लेकर एक बहुत ही अजीब सा नजरिया बना सकता है। और शायद यही वजह थी कि वो अपनी एक अलग ही दुनिया में रहते थे, है ना? पढ़ाई में तो वो खास अच्छे नहीं थे, लेकिन चित्रकारी और कला में पूरी तरह डूबे रहते थे। सपना बस एक ही था, आर्टिस्ट बनना। बिल्कुल, लेकिन उनके पिता को ये मंजूर नहीं था। हाँ, वो चाहते थे कि बेटा एक स्थिर सरकारी नौकरी करे, और इसी बात पर घर में हमेशा झगड़ा होता था। चान अपने जुनून में देखता है और उसे दबाया जाता है तो वो इसे सिर्फ एक असहमति की तरह नहीं देखता, वो इसे अपने अस्तित्व पर हमला मानता है, और यहीं से विद्रोह की भावना पैदा होती है। और ये टकराव चली रहा था कि उनकी जिंदगी में एक के बाद एक तूफान आए। 1903 में पिता की मृत्यु हो गई, और फिर 1907 में जब हिटलर सिर्फ 18 साल के थे, उनकी मां की भी कैंसर से मृत्यु हो गई। इस घटना ने तो उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया। अब वो बिल्कुल अकेले थे, अनाथ, और अपने सपनों का बोझ उठाए वो अकेले ही वियना पहुंचे। वियना, जो उस समय कला का गढ़ माना जाता था, वहां उन्होंने वियना एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में दाखिले के लिए आवेदन किया, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। एक बार नहीं, 2 बार। हाँ, 2 बार। और कारण ये बताया गया कि उनकी चित्रकारी में इंसानी आकृतियों को लेकर वो समझ नहीं है। देखिए, इसे सिर्फ एक अकादमिक असफलता की तरह नहीं देखना चाहिए। ये एक पहचान का संकट था। मतलब जिस एक चीज को वो अपनी दुनिया मानते थे, अपना कवच मानते थे, उसी दुनिया ने उन्हें दरवाजा दिखाकर बाहर कर दिया। उनके सपनों का महल ढह चुका था। बिल्कुल। और इसके बाद के जो साल थे वो उन्होंने वियना में बेघर और गुमनाम रहकर गुजारे। पोस्टकार्ड पेंट करते थे, मजदूरों के हॉस्टल में रहते थे। तो वियना की सड़कों पर एक बेघर नाकाम कलाकार, लेकिन ये गुमनामी ज्यादा दिन नहीं रहने वाली थी। 1914 में पूरे यूरोप में एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसने हिटलर जैसे लाखों निराश नौजवानों को एक नया मकसद दे दिया। पहला विश्व युद्ध। हाँ, युद्ध ने उन्हें वो पहचान दी, वो सम्मान दिया जो वियना की आर्ट गैलरियों ने नहीं दिया था। वो जर्मन सेना में भर्ती हुए और एक बहादुर सैनिक भी साबित हुए। उन्हें बहादुरी के लिए आयरन क्रॉस मेडल भी मिला। तो कह सकते हैं कि सेना उनका नया परिवार बन गई और युद्ध उनका नया कैनवस। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब 1918 में जर्मनी ने सरेंडर कर दिया तो ये उनके लिए सिर्फ देश की हार नहीं थी, ये एक व्यक्तिगत धोखा था। उन्हें और उनके जैसे कई सैनिकों को लगा कि जर्मन सेना को मतलब मैदान में हराया नहीं गया, बल्कि देश के अंदर बैठे नेताओं ने, समाजवादियों ने और खासकर यहूदियों ने पीठ में छुरा घोंपा है। और ये जो पीठ में छुरा घोंपने की कहानी है, जिसे जर्मन में डॉल्चस्टॉस लेगेंडे कहते हैं, ये सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, ये एक बहुत शक्तिशाली राजनीतिक हथियार बन गई। इसने जर्मनी की हार के लिए एक आसान बलि का बकरा दे दिया। हिटलर के लिए ये एक सच्चाई थी और इसने उनके मन में बदले की आग को और भड़का दिया। तो अब उनके पास एक मिशन था। हाँ, इस धोखे का बदला लेना और जर्मनी को उसका खोया हुआ गौरव वापस दिलाना। युद्ध के बाद वो म्यूनिख पहुंचे और एक छोटी सी पार्टी, जर्मन वर्कर्स पार्टी से जुड़ गए। और यहीं से उनके राजनीतिक जीवन की असल शुरुआत होती है। उस समय जर्मनी में ऐसी दर्जनों छोटी मोटी राष्ट्रवादी